नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है और इस वक्त हम शुरू कर रहे हैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। ईडी के रडार पर राउत हैं और अभी क्या ब्रेकिंग न्यूज है वो आपको आपके स्क्रीन पर दिखा दें। दरअसल ईडी ने 8 दिन की रिमांड मांगी थी, हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत की तरफ से 4 दिन की ईडी हिरासत में संजय राउत भेजे गए हैं। 8 दिन मांगा गया था। ये अभी की ताज़ा जानकारी है जो कि अभी अभी हमें पता चली है। ईडी के जो वकील थे वो पात्रा चौल मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद 8 दिन का समय मांग रहे थे, लेकिन समय दिया गया है महज 4 दिन का। इसके बाद दोबारा अदालत में पेश करना होगा और फिर अपनी दलील देनी होगी कि आगे क्या कार्रवाई की जाए। तो आइए आपको ये बता दें कि कोर्ट में ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की दलील क्या रही है उनकी गिरफ्तारी के बाद। तो ईडी ने ये बोला है कि पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट में प्रवीण राउत ने पैसा नहीं लगाया था। उसे 112 करोड़ रुपए मिले थे। 1.6 करोड़ रुपए संजय राउत, वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। उस पैसे से अलीबाग में जमीन खरीदी गई। जांच में पता चला कि प्रवीण और संजय राउत का फ्रंटमैन है। संजय राउत को 3 बार समन किया गया, 1 बार हाजिर हुए, 2 बार नहीं आए। इस दौरान अहम गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। प्रवीण राउत ने संजय राउत को विदेश यात्रा करवाई और उसको फाइनेंस भी किया। प्रवीण राउत के अकाउंट से 2 लाख हर महीने संजय राउत को गए। 2010 से 2011 तक ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं। ये ईडी का पूरा केस था जो उन्होंने अदालत के सामने रखा, जिसकी वजह से उन्होंने ये गिरफ्तारी की है। अब आइए आपको बताते हैं कि संजय राउत की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने क्या कहा। तो संजय राउत के वकील ने यह दलील दी है कि यह राजनीतिक बदला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बहुत पुरानी शिकायत है। पुलिस ने उसमें कोई तथ्य नहीं पाया है जब पहले जांच हुई थी। अब राज्य में स्थिति बदली तो केस वापस लाया गया। मेरे क्लाइंट राजनेता हैं, यानी कि संजय राउत की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने बोला है। हाल में कई चुनाव हुए हैं। उन्होंने जांच के बाद में शामिल होने की बात कही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे। तो उनका ये कहना था कि वो चुनाव की वजह से वो जा रहे थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो जांच में पार्टिसिपेट या भाग नहीं लेना चाहते। राज्यसभा में हिस्सा ले रहे थे, भाग नहीं रहे थे। रविवार सुबह उनसे आज़ादी छीनी गई। मेरे क्लाइंट दिल के मरीज हैं। ये तमाम दलील दी गई है। अब आइए आपको बता दें कि ये मामला क्या है जिसमें गिरफ्तारी हुई है। पात्रा चौल घोटाला। तो पात्रा चौल के 672 परिवारों के पुनर्वास का ये प्लान था। सोसाइटी महाडा एक कंपनी है जो कि अर्बन हाउसिंग वगैरह बनाती है, घर वर बनाने की कंपनी। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन, इन तीनों के बीच में करार हुआ। यानी कि किस किस के बीच में? सोसाइटी, महाडा और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन। अब गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को 3500 ज्यादा फ्लैट बनाने थे। फ्लैट्स बनाने के बाद बची हुई जमीन प्राइवेट बिल्डर्स को बेचनी थी। गुरु आशीष के डायरेक्टर HDIL के राकेश वाधवान, सारंग वाधवान, प्रवीण राउत थे। गुरु आशीष कंपनी पर महाडा को गुमराह करने का आरोप है। अगर जो लोग नहीं जानते हैं, महाराष्ट्र से बाहर के हैं, महाडा एक तरीके की अथॉरिटी है, सरकारी अथॉरिटी है जो कि ये तय करती है कि कहाँ ज़मीन पर क्या किस तरीके से बिल्डिंग बनाई जाए, उसमें कैसे लोगों को फ्लैट दिया जाए वगैरह। अब कंपनी ने 9 दूसरे बिल्डरों को ज़मीन बेचकर 901 करोड़ रुपए कमाए, ये आरोप है। गुरु आशीष ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया, 138 करोड़ फ्लैट बुकिंग के वसूले। चौल के 672 असली किराएदारों को मकान नहीं मिला। और ये जो गुरु आशीष कंपनी है, इसने करीब 1040 करोड़ रुपए कमाए हैं। HDIL ने गुरु आशीष के डायरेक्टर प्रवीण राउत को 100 करोड़ दिए हैं, ये ईडी का आरोप है। और प्रवीण राउत ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए दिए हैं। ये सब ईडी का आरोप है। तो वर्षा राउत को जो 55 लाख दिए हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का पूरा मामला है कि एक कंपनी थी, एक जमीन थी, वहां पर आपको चौल को फिर से स्थापित करना था, उसके लिए करार हुआ। करार में जितना बिकना चाहिए था उतना नहीं बिका, किसी और को दे दिया गया, पैसा डाइवर्ट हुआ। पैसा डाइवर्ट होकर के
संजय राउत की पत्नी के पास आया और ये अमाउंट मनी लॉन्ड्रिंग का अमाउंट है, ऐसा आरोप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लगाया है। संजय राउत ने जो पहले ट्वीट किया, आपको वो बता दें, गिरफ्तारी से पहले संजय राउत ने बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ अपना एक पोस्टर टैग करते हुए ट्वीट किया है और उसमें लिखा है, आप उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता, झुकेंगे नहीं, जय महाराष्ट्र। ये उनका ट्वीट है। तो जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं आज सवाल इंडिया का में, वो ये है आपके स्क्रीन पर, क्या विपक्ष को ईडी का टारगेट बनाया गया है और राउत को नहीं मिली क्या ईडी से राहत? और वो बहुत साफ है कि 4 दिन की कस्टडी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास वो चले गए हैं। अब एक एक करके अपने मेहमानों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं। शांत प्रकाश जाटव, आप बीजेपी समर्थक हैं। चंद्रशेखर झा, नेता शिवसेना। आसिफ भामला, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और सचिन सावंत, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं चंद्रशेखर झा जी। बार बार सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि अगर आप दोषी नहीं हैं तो इस जांच में कुछ नहीं आएगा, तो फिर पॉलिटिकल वेंडेटा का आरोप क्यों? देखिए, पॉलिटिकल वेंडेटा तो इसमें क्लियर है। आपको एक चीज समझनी होगी कि ये 2008 का जो है वो एलिज्ड स्कैम बताया जा रहा है। 2008 से आज 2022 तक वेट करने की क्या जरूरत थी? 2018 में एफआईआर हुआ था, मैं मान भी लेता हूं। तो 2018 से 2022 तक 4 साल ईडी बैठी रही। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पोजीशन और टाइम देखना पड़ेगा किस मोमेंट पे ये एग्जीक्यूशन हो रहा है। एग्जीक्यूशन तब हो रहे हैं जब एकनाथ शिंदे जी की सरकार कैबिनेट नहीं बना पा रही है और उनको ये दिख रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बीजेपी जो रन कर रही है उसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है ईडी सीबीआई को मिसयूज करके एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी जो पार्टी है उनके ऊपर, और वो गवर्नमेंट किसी भी हाल में हर स्टेट पे बनाना चाहते हैं। देखिए, बंगाल में भी यही पोजीशन चल रही है, झारखंड भी टारगेट पे है, राजस्थान भी टारगेट पे है, महाराष्ट्र में हो सकता है वो सक्सेसफुल हो गए हो, लेकिन ये कितने दिन ये सरकार रहेगी वो भी कोई ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें क्लियर दिखती हैं कि ये पर्सनल वेंडेटा, वेंजेंस और मिसयूज ऑफ ईडी और सीबीआई, ये क्लियर दिखता है। आसिफ भामला, कैसे आप जवाब देंगे? आरोप ये लग रहा है कि ये जानबूझ के बपौती की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है प्रवर्तन निदेशालय को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, अपने राजनीतिक स्वार्थ को सधाने के लिए। देखिए, हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा इनका बोलना है। ये कहानी शुरू हुई जब महाविकास आघाड़ी सत्ता सरकार में थी, जब इन्हीं के नियुक्त पुलिस आयुक्त ने इनके गृह मंत्री पे 100 करोड़ रुपए का जो स्कैम का विषय उजागर किया। उसके बाद ये सारी की सारी कड़ियां खुलते गई और एक के बाद एक ही। तब तो महाविकास आघाड़ी पूरे जोश में थे, तब तो संजय राउत अपने इतने एलिमेंट में हुआ करते थे। आपने देखा किस तरीके से राणा दलपत राव का जो परिवार था, उनको लीजिए, कंगना को लीजिए, उखाड़ देंगे। उनकी भाषाएं देखिए, अभी 4 दिन पहले तो आपने उनकी वीडियो भी एक थी जो वायरल हुई, एक महिलाओं से किस तरीके से बात की। तो उनकी हाई हैंडेडनेस से सारे परेशान थे। जहां तक इस विषय का, इस पर्टिकुलर विषय का है, तो ये पात्राचार का जो विषय, ये जुड़ा हुआ किसके साथ है? ये दीवान एचडीआई जो खुद जेलों की सलाखों के पीछे है, और ये आज का नहीं है। तो आप मनी डीलिंग जब कभी ना कभी करोगे और फिर आकर बाला साहब ठाकरे की आप कसमें खाओगे, तो ये वो सरकार नहीं है, नया भारत है। ये न छोड़ेगा न आपको। देखिए, मैं जब बात कर रहा हूँ, कृपा करके आप कृपा करके बीच में ना बोलो। जब आप बात कर रहे थे मैंने बीच में नहीं बोला। संकेत जी, इनसे कहिए एक एक करके। झा जी रुकिए, चंद्रशेखर जी रुकिए, मैं आता हूं आपके पास, उनको अपनी बात खत्म करने। इन्हें 3 बार समन दिया गया। इन्हें रोज पत्रकार परिषद लेने को, अब इनके पास समय, ठीक है, उनका अधिकार है, वो ले। लेकिन क्या वो क्या ईडी की जांच में यदि वो जाकर उपस्थित होते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज ये परिस्थिति उन्होंने स्वयं अपने बल पर की है। और आज जो है, ये सिर्फ एक विषय नहीं है, ये तो अभी आज बहुत सारे विषय और उजागर है। वसई में जो है, नायगांव में यूनिटेक्स बिल्डर के साथ जो है 2000 करोड़ का घपला है। अलीबाग में जो जमीन, आपको पता है कि आप ही ने कहा अभी दोहराया कि भाई यहाँ से जो पैसे, नहीं दोहराया नहीं, ये पूरा ये वो आरोप हैं जो उनके ऊपर लगे हैं।
मैंने कुछ नहीं कहा है। मैं वही कह रहा हूं, मैं आपको दोषी नहीं करार करता हूं कि भाई वो उसी पैसे से अलीबाग में जमीन खरीदी गई। तो ये अन्य जो चीजें हैं, और फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई करने तो डर गए नहीं, अभी 4 तारीख को अगर उनके पुरावे ठीक है और यदि वो निर्दोष साबित होंगे तो उन्हें तुरंत बेल दी जाएगी। लेकिन देखिए अब इसमें एक नया चैप्टर जो आया है वो ये है, प्रणाली में तो आपको भरोसा सचिन सावंत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सचिन जी, आप मुझे ये बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट से ताजा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को ये साफ हो गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में है, जो उनकी शक्तियां हैं, ताकत है, वो उनके साथ ही रहेंगी। ऐसे में आपको लगता है कि करप्शन के मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग की धारा लगा करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की उन मजबूत शक्तियों का विपक्ष के खिलाफ उपयोग किया जा रहा है या दुरुपयोग किया जा रहा है? देखिए संकेत जी, अभी जो हमारी ये चर्चा चल रही है, कल ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का बयान आ चुका है कि कोई भी प्रादेशिक पार्टी जो है वो हमारे मुकाबले खड़ी नहीं हो सकती और देश में सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, वो भारतीय जनता पार्टी। सुनिए बात को बाबला जी, तो ये जो विचार है इसी से ये शुरू हो जाता है। तो जहां अभी महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, इसका मूल कारण ये क्या हिंदुत्व का चमत्कार नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का ईड़ितकार था, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसकी वजह से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप कर रहे थे, जो भी शिवसेना के विधायक थे जिनके ऊपर 200-200 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टियां ईडी ने जब्त की है, आज वो समर्थन उनका ले रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। तो उन्हीं के समर्थन के ऊपर ये सरकार टिकी है, तो अभी उनके बारे में बात नहीं करते। बहुत सारे हैं जो बीएमसी के भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात हुई, तो यशवंत यादव हो या प्रताप सरनाईक हो, जिनके 200 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी जब्त की गई है, आज उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। एक विधायक जो है, जो भारतीय जनता पार्टी में जाने के कगार पर है, उन्होंने तो कहा था कि अगर संकट में सेफ खुद को करना और अपनी फैमिली को करना, ये तो प्राथमिकता होनी चाहिए, सबकी प्राथमिकता होती है। तो ये सबको सेव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक क्षेत्र तैयार किया गया है कि हमारे यहाँ आओगे तो सब भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, आप दूध के धुले हो जाओगे, सर्फ से, आपकी वॉशिंग मशीन से, पाउडर से धुलाई हो जाएगी प्रॉपरली और पूरी तरह से शुद्ध होकर निकलोगे। और अगर विपक्ष में रहोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, पहले तो ये है कि आज इन्होंने अभी जो बामला जी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि ये शुरुआत कहां से हुई, तो अनिल देशमुख जी के आरोप के ऊपर, और उसके बाद में संजय राउत जी जो बयान दे रहे थे, तो क्या उनके बयान की वजह से ही ये कार्रवाई हो रही है? इन्होंने खुद ही कहा है। ये मूल मुद्दा वो नहीं है। अगर मूल मुद्दा होता कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती, तो जिनका नाम इन्होंने इसी पत्राचाल केस में लिया है, राकेश वाधवान, संकेत वाधवान, वो जो भी दूसरे भी वाधवान ग्रुप है, ये वाधवान जो ईडी के पूरे पीएमएलए एक्ट में दोषी पाए गए हैं, यस बैंक घोटाले में है और दूसरे पीएमसी बैंक घोटाले में है, इन्हीं से भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 28 करोड़ डोनेशन लिया है। तो ये जो पैसा अभी यहां से कमाया है, वो भारतीय जनता पार्टी के डोनेशन में गया है। तो क्या उनकी कार्रवाई, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? भाजपा की जनता जो अध्यक्ष है, सुनिए संकेत जी, दूसरा मैं वो कहना चाहता हूँ, इन्हीं के नजदीक गए हुए एक दूसरी अभी एक सांसद है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्हीं के ऊपर उन्होंने खुद अपने एफिडेविट में दिया है कि 80 लाख रुपया उन्होंने यूसुफ लकड़ावाला से लिया है। ये यूसुफ लकड़ावाला कौन है? ये पीएमएलए एक्ट के तहत दोषी पाए गए थे और वो जेल में थे और जिनके ऊपर ईडी कार्रवाई कर रही थी। अब उनसे 80 लाख रुपया याद कहां से आए? सुनिए मैं बताना चाहता हूं, तो क्या इनके ऊपर ईडी नहीं जानी चाहिए? तो ये क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग ये सर्फ से धुले हुए होते हैं, वॉशिंग पाउडर? ठीक है, मैं ये सवाल शांत प्रकाश जाटव से पूछता हूं। शांत प्रकाश जी, सवाल ये है कि फिर ऐसे इस तरीके से कार्रवाई क्यों? विपक्ष के नेता ही मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। अच्छा, अव्वल ये तो करप्शन का मामला हुआ, यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो एस्पेक्ट मैं देख रहा हूं वो है कि वर्षा राउत को 55 लाख रुपए जो दिए गए हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है। तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, जिसकी वजह से प्रवर्तन निदेशालय पिक्चर में आती है, इसको विपक्ष के लोगों के और नेताओं के लिए बचा के रखा है? कुछ भी होगा तो ये वाला जो धारा है ये विपक्ष पर ही यूज करेंगे? संकेत जी, आप चाहें तो मैं कुछ आंकड़े भी दे देता हूं आपको। जी नहीं, आप अपनी बात खत्म कर लें, तब तक मैं वो आंकड़े निकाल लूं। हाँ संकेत जी, ऐसा है, ये ईडी, ये ऑर्गेनाइजेशन। शांत प्रकाश जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, सुनील राउत जो कि संजय राउत के भाई हैं, उनका एक रिएक्शन आ रहा है, आइए सुनते हैं।
आज 1:15 उन्हें जयजीर उनाले लेके गए, उनकी मेडिकल हो गई, अभी उनको कोर्ट हाजिर किया। हमारा पूरा विश्वास न्याय व्यवस्था पे है। ईडी ने उनके 8 दिन की पीसी मांगी थी, लेकिन आज 8 दिन की पीसी न देते हुए न्यायालय ने उनको 3 दिन की पीसी दी है। 4 तारीख को संजय राउत साहब को फिर एक बार कोर्ट के हाजिर करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि न्याय व्यवस्था परफेक्ट न्याय हमें देगी और संजय राउत को जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। जी श्याम प्रकाश जी, आप कुछ कह रहे थे और तब अब मैंने आंकड़े भी निकाल लिए, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जरा जल्दी से पढ़ दूं। पवन वर्मा जो कि टीएमसी में हैं, उन्होंने ये बोला है कि 2014 से जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उन्होंने 609 जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है और इसमें से मात्र 39 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी है उससे ताल्लुक रखते हैं। 570 विपक्ष के लोग हैं और ये अगर आप यूपीए से तुलना करें तो 340% ज्यादा है राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कार्रवाई जो ली है केंद्रीय जांच एजेंसियों ने। कैसे जवाब देंगे आप? ईडी जो है वो भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं सर, और जो श्याम प्रकाश जी, जो कानून हमने पढ़ा है, जो रिसर्च में हमने पाया है, प्रवर्तन निदेशालय का काम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय पैसा जो इधर उधर होता है जिससे सिर्फ भ्रष्टाचारी नहीं, जिससे आतंकवाद फंड होता है उसको रोकना। करप्शन को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है इस देश में, पीओसी। मगर ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ईडी की, तो उसमें आप अगर 2013 से पहले के जो केसेस देखें तो लगभग 12 या 1300 के करीब इन्होंने कांग्रेस के टाइम में वो उस वक्त में पूरा संरक्षण था। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए बनी। जनता ने हमें चुना कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर सीधी सीधी चोट डालेंगे और उसी का परिणाम है कि हमने लगभग 4500 के करीब मुकदमे हमारे टाइम में वो डाले गए। ईडी को पूरी स्वतंत्रता मिली काम करने के लिए, वो स्वतंत्रता से काम कर रहे हैं और उसका परिणाम है कि आज तमाम वो लोग जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं वो पकड़े जा रहे हैं। और जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो आरोप पकड़े जा रहे हैं वो विपक्ष के ही क्यों हैं? पार्टी या हमारा बीजेपी, क्योंकि हम लोग तो आए ही भ्रष्टाचार के खिलाफ है और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आएगा वो काहे के लिए भ्रष्टाचारी होगा। हम लोगों ने तो एक एक करके चंद्रशेखर झा और सचिन सावंत एक एक करके आप दोनों को मैं जवाब देने का मौका दूंगा। देखिए श्याम प्रकाश जाटव जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये है, अव्वल 2 चीजें, सिर्फ 2 चीजों का जवाब दे दें श्याम प्रकाश जी, सिर्फ 2 चीजों का। एक, सिर्फ विपक्ष के ही नेता मिलते हैं जो कि प्रवर्तन निदेशालय के रेडार में रहते हैं, और दूसरी चीज कन्विक्शन रेट कितना है ईडी का? 0.5 है। हाँ, मगर आपको यह भी जानना चाहिए कि ईडी ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपया रिकवर भी करके दिया है। आप इस चीज को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और अभी आपने एक आंकड़ा पेश किया था जिसमें आपने बताया कि 39 कुछ बीजेपी के लोग भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये एम्बेसडर पवन वर्मा जो कि अब तृणमूल कांग्रेस में हैं, उन्होंने एक राइटअप लिखा है एनडीटीवी की वेबसाइट पर, मैं उससे कोट कर रहा था। तो ठीक है जी, सचिन सावंत और चंद्रशेखर झा एक एक करके निष्पक्षता से काम हो रहा है, निष्पक्षता से जांच हो रही है। सचिन जी पहले और उसके बाद झा जी पर भरोसा करना चाहिए। संकेत जी, मेरे पास एक बयान है, बहुत ही फेमस लाइन है, पेरू के प्रेसिडेंट है ऑस्कर बेनावाइड क्या, उन्होंने कहा था कि फॉर माय फ्रेंड्स एनीथिंग, फॉर माय एनिमीज द लॉ। इसका मतलब यह है, हिंदी में मैं समझाना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि मेरे दोस्तों के लिए सब कुछ हासिल है, सब कुछ है, ये सरकार के सभी जो हम लोग जो फायदे हैं वो दे देंगे, लेकिन मेरे जो दुश्मन है उनके लिए तो मालूम कानून है, बाकी लोगों के लिए कानून नहीं है। तो यही इस देश का हाल है। और जहां तक इन्होंने ईडी के बात किया, आप ही ने कहा था कि जिस तरह से 5400 केसेस 17 साल में दर्ज हुए हैं और सिर्फ 23 लोगों को कन्विक्शन हुआ है,
तो आज की परिस्थिति में हर एक केस में जहां सीबीआई हो या अन्य एजेंसियां काम कर सकती है, उधर ईडी को इसलिए डाला जाता है क्योंकि ईडी के प्रावधान इस तरह से बनाए गए हैं कि जिससे आपको बेल नहीं मिलेगी। तो ये डर का माहौल तैयार करने की कोशिश बाकायदा की गई है और इसका इस्तेमाल करके महाराष्ट्र की सरकार को गिराया गया है। अब मैं इतना इसलिए पूछना चाहता हूं कि भैया आप ही ने आरोप किए थे भारतीय जनता पार्टी के बामला जी हैं या अभी जो हमारे शांत प्रकाश जाटव जी हैं, भैया आप ही के नेताओं ने आरोप किए थे महाराष्ट्र के विधायकों के ऊपर जो महाविकास आघाड़ी के समर्थक थे। अब उन्होंने जैसे पाला बदला तो उसके ऊपर के आरोप खत्म हो चुके और वो गए 8 साल से यही देख रहे हैं। 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उनके ऊपर ईडी के आरोप और इनके ऊपर जो करप्शन के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाए थे। बाद में एक भी जांच नहीं उनकी, उनको ना नोटिस दिया गया। बहुत सारे तो केंद्रीय मंत्री हो चुके हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो दोगली नीति है भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार के इसमें कक्ष में, तो ये निश्चित तौर पर सिर्फ सत्ता पाने के लिए है। पूरे देश में ये एक ही झंडा चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का ही राज हो ऐसा चाहते हैं। चंद्रशेखर झा जी, आपका जवाब। चंद्रशेखर झा जी जी, सबसे पहले तो बीजेपी को अपनी आईने में अपना चेहरा भी देखना चाहिए, क्योंकि इनकी जो करतूत है वो दुनिया के सामने उजागर नहीं करते हैं और दूसरे विपक्ष को दिखाते हैं कि हम लोग करप्ट हैं। बट इनकी करप्शन कितनी है वो आप देखिए। जम्मू कश्मीर में जो है इनके टेररिस्ट फ्रेंड पकड़े जाते हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं और ये कहेंगे कि नहीं हम तो कोई करप्ट आदमी नहीं है। इनके अदानी ग्रुप को जो है 2,20,000 करोड़ का लोन जो है सैंक्शन हो जाता है। आज वो अगले 6 महीने में बढ़ के 3 लाख करोड़ तक पहुंचता है। और इंडिया की ये पोजीशन है कि इकोनॉमिक कंडीशन नहीं ठीक हो पा रही है, लेकिन इनको जो है लोन ग्रांट कर दिया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री से और उनको जो है हर तरह की सुविधाएं दी जाती है। तो ये सारी चीजें की ईडी सीबीआई के इसमें नहीं आती हैं, ये इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो ये अपने भी करें, ये स्मृति ईरानी जी की इन्वेस्टिगेशन करें, ये अमित शाह जी के लड़के जय शाह जी की इन्वेस्टिगेशन करें कि उनका आय कैसे बढ़ गया। तो ये सारी चीजें जब नहीं हो रही है, आप विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं तो ये सारी चीजें दिख रही है। ये बोलने के लिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये बोलते हैं कि नहीं। एक बार शांत प्रकाश जाटव जी, अब मैं वापस आना चाहता हूं। सचिन सावंत ने अभी एक बड़ी रोचक चीज बोली थोड़ी देर पहले। उनका यह कहना है कि जब भी आप किसी कथित रूप से भ्रष्टाचारी के खिलाफ आप अगर कार्रवाई करते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार की धाराओं के साथ साथ आप ईडी की धाराएं इसलिए चिपका देते हैं या ईडी इसलिए कूद जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से और ईडी वैसे भी ईडी के पास ज्यादा पावर है और उसमें बेल नहीं मिलेगी। उसमें आप जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो थोड़ा उल्टा है कि आप तब तक दोषी हैं जब तक निर्दोष साबित ना हो जाएं, बाकी कानूनों में उल्टा होता है। तो इस वजह से ईडी का प्रावधान तुरंत डाल दो विपक्ष के लोगों पर, बाकी सब धाराओं के अलावा, कि वो दब के रहें। नहीं, ये ऐसा ये वो कोई राहत पा ही ना पाए। ये आरोप जो है, ये आरोप उन संस्थाओं पर जो जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर लगाना ये ठीक नहीं है। हम उनका रिगार्ड करना चाहिए कि वो जो काम कर रही हैं वो अपराधी को पकड़ने के लिए कर रही है। ठीक है, पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हैं तभी तो वो धारा लग रही है। सीबीआई इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी और नॉट, वो पिटीशन आज भी डिसाइड नहीं हुई। आप किस तरह की इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं? चंद्रशेखर जी, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ कि आपकी कितनी बातें वजनदार हैं। बिल्कुल जो है आप ऐसे बातें कर रहे हैं जिसमें वो कहीं भी मेल नहीं खाती है। आप ध्यान से सुने, हम उन एजेंसियों को देखें जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनके पास में कारण होता है, इस वजह से वो उसको लाइन अप करती हैं। अब इस चीज को अप्रिशिएट किया ना सुप्रीम कोर्ट ने कि ईडी अपने ठीक तरीके से काम कर रही है और इस चीज को तमाम उन लोगों को, भ्रष्टाचारियों को, विपक्ष को नहीं कह रहा मैं, भ्रष्टाचारियों को जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको सचेत हो जाना चाहिए कि ईडी जिस तरीके से काम कर रही है। नहीं, आप परेशान मत हो, आप कितने, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, आप परेशान हो रहे हैं, चीज नहीं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आप भ्रष्टाचारी, करप्शन एक्ट जो है सीबीआई भ्रष्टाचारी है क्या? ईडी का भ्रष्टाचारी है क्या? देखना, मनी लॉन्ड्रिंग में उनका देखना है कि आप भ्रष्टाचारी है क्या? कैसे जा रहा है, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप भ्रष्टाचारी है क्या? आप धैर्य रखें ना, भ्रष्टाचार की बात ही नहीं हो रही है। को बेचैन होने दें, आप भ्रष्टाचारी को बेचैन होने दें। नहीं, मैं ये देखिए ऐसा है, आज उनके भाई ने
शांत संजय प्रकाश राउत जाटव के जी, भाई ने सबकी खुद कहा पूरे है विपक्ष की, कि जो है 4 समूचे दिन के विपक्ष की बाद बोलती उनको बंद हो मिलकर जाएगी। बात शांत करके प्रकाश आएंगे। जाटव जी, हमें इंतजार यदि करना चाहिए। वो प्रवर्तन जो भी निदेशालय, क्लेरिफिकेशन है वो देंगे एक तो वो सेकंड, मेरी बाहर बात निकल सुन के लीजिए। आगे, क्या दिक्कत है? शांत प्रकाश जाटव जी, मेरी बात सुन लीजिए। पूरे विपक्ष की और सब लोगों की बोलती बंद हो जाएगी, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी अगर ये प्रवर्तन निदेशालय भारतीय जनता पार्टी के या उससे जुड़े हुए समर्थकों के खिलाफ भी बिल्कुल इसी तीव्रता के साथ कार्रवाई करे, बिल्कुल इसी विद्युत गति से। कोई कुछ नहीं बोल पाएगा आपको, मजाल किसी की कोई कुछ बोले, आप भी एकदम ठकाठक ऐसे बोलेंगे कि ये देखो हमने अपने खिलाफ भी किया। अभी क्या है ना, आपके पास कोई वो कोई इक्का नहीं है, अभी कोई तर्कश का तीर नहीं है अभी। शांत प्रकाश जाटव जी, संकेत जी, ये तो बड़ी गड़बड़ बात हुई। जब ऐसी बात हुई तो शांत प्रकाश जाटव जी का वीडियो फ्रीज हो गया। तकनीक इसके लिए जिम्मेदार है, न हम न शांत प्रकाश जाटव जी। और वक्त भी खत्म हो गया है, सो आप लोगों का सब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बार बार यही सवाल उठाया जाता है कि ऐसा क्यों है कि सारा भ्रष्टाचार और सारी मनी लॉन्ड्रिंग इस सरकार को सिर्फ विपक्ष में दिखाई दे रही है। अगर कोई दोषी है, अगर कैश मिल रहा है जैसे कि कलकत्ता में मिला, जब उस तरीके का कैश मिल रहा है तो फिर कार्रवाई होगी, मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी होगा, उसमें जांच होगी उस बात की। लेकिन अगर सिर्फ विपक्ष के नेताओं में ही मिलता रहेगा तो फिर एक सवाल ये होगा कि आप क्या दूध के धुले हैं, या आप में कुछ है ही नहीं, या अगर कोई भ्रष्ट आपकी पार्टी में आ जाए तो क्या वो पाक साफ हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाएंगे आपको। और इस वक्त सवाल इंडिया का में एक बहुत दुखद खबर आपको बता रहे हैं। जबलपुर में एक अस्पताल में आग लगी है, आग बुझाने की कोशिशें जारी है, कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए आपके स्क्रीन पर, एकदम दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि अस्पताल के अंदर आग लग गई है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। सोचिए, जो लोग वहां पर मरीज अपने इलाज के लिए गए होंगे और उनके साथ जो लोग वहां गए होंगे, क्या स्थिति अभी वहां पर होगी इस वक्त। जो आग लग गई है वहां पर और 4 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है, और आग को काबू में पाने के लिए और बुझाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अनुराग द्वारी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या ज़्यादा जानकारी और मिल सकती है इस आग के बारे में, इस अस्पताल के बारे में? कितना बड़ा अस्पताल था, कुछ अगर आप जानकारी बता सकें। बिल्कुल संकेत, बहुत दुखद खबर आ रही है मध्य प्रदेश के जबलपुर से। यहाँ एक निजी अस्पताल है, न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर सोमवार की दोपहर में भीषण आग लग गई है। जो अभी तक जानकारी मिली है, जो आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं कि 4 लोगों की इस दुखद हादसे में मौत हो गई है और इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन तब तक आग ने पूरे अस्पताल को अपनी चपेट में ले लिया था। जिले के जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। प्रशासन अब इस बात की जांच में भी जुटा हुआ है कि अस्पताल में आग कैसे लगी। कितना बड़ा अस्पताल है ये, इसके बारे में अगर कुछ जानकारी मिल जाए, कितने मरीज लगभग थे उस वक्त अंदर, कुछ जानकारी है? अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है संकेत, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आई हैं और जैसा वह हमारे स्थानीय साथी बता रहे हैं कि दमोह नाका में शिवनगर में स्थित यह अस्पताल है, और जैसे ही यहाँ पर आग लगी थी हड़कंप मच गया था। धीरे धीरे देखते ही पूरे अस्पताल को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। जो लोग ऊपरी मंजिल पर थे उन्होंने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन निचली मंजिल पर जो लोग मौजूद थे वो खुद को बचा नहीं सके। और क्योंकि धुएं से भी कई लोगों के अक्सर हमने देखा है कि दम घुटने से भी मौत होती है। जानकारी मिलते ही रेस्क्यू की टीम और प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंच गए थे। इस मामले में जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनका कहना है कि जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोग इस बात की जानकारी जुटा रहे हैं कि उस वक्त हॉस्पिटल में स्टाफ कितना मौजूद था, डॉक्टर या बाकी पैरामेडिकल के स्टाफ कितने थे, या कितने वहां पर मरीज उस वक्त भर्ती थे। अभी इस बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिलहाल इतनी पुष्टि हो गई कि दुखद हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। अनुराग, तो आप कह रहे हैं अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि आग कैसे लगी, एसी से लगी,
शॉर्ट सर्किट से लगी, क्योंकि अक्सर अस्पताल में या जहां भी सेंट्रल एसी होता है, डक्टिंग होती है, वहां पर आग और धुआं एसी के डक्ट से भी फैल जाता है और वो और भी घातक हो जाता है। कई बार संकेत ऐसे अस्पताल में, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एसी की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसी आग लगने की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन इस अस्पताल में आग कैसे लगी इस बारे में अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। हमारे साथी को एक चश्मदीद ने जरूर बताया कि था कि जिस वक्त आग लगी थी वो अस्पताल के आसपास ही थे। शुरू में ऐसा नहीं लगा कि आग लगी है, लेकिन अचानक से पहले काला धुआं निकला और फिर तेज लपटें निकलने लगी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि पता ही नहीं लगा और देखते ही देखते धुआं पूरे आसमान की तरफ छाने लगा और फिर आग की लपटें इतनी तेजी से निकली कि पल भर में पूरे अस्पताल को अपनी चपेट में ले लिया। हमारे साथ बने रहिए, कुछ और तस्वीरें आ रही हैं। एनडीटीवी के अंग्रेजी चैनल पर कुछ तस्वीरें चल रही हैं जो कि हम यहां पर लेने की कोशिश करेंगे। ये उस अस्पताल की बाहर की तस्वीरें हैं जो कि आपको दिखाएंगी कि कितनी भयानक आग है। और आगे का जो पूरा हिस्सा है अनुराग इस अस्पताल का, वो पूरी तरीके से जल के ध्वस्त हो चुका है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, जैसे कि आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। बहुत ही भयानक तस्वीरें अब सामने आ रही हैं और कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या स्थिति रही होगी वहां पर। वो तस्वीरें जल्दी से स्क्रीन पर लाने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से कुछ रिएक्शन भी आ रहा है। अनुराग, क्या ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है? कुछ जानकारी आपको? जी बिल्कुल, ये रिहायशी इलाके के करीब ही है और यहाँ पर आग लगने का मतलब काफी गंभीर है, क्योंकि आसपास भी रिहायशी इलाका है और जिस तरह से आग लगी है अस्पताल में वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। और जिस तरह से अगर चश्मदीदों की बात सही है कि कुछ लोगों ने छत से कूदने की या खिड़कियों से कूदने की कोशिश की और इस वजह से भी उनकी जान जा सकती है, तो संकेत कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जो हमें प्राथमिक जानकारी मिली थी उसमें 4 मौत और 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात आ रही थी। और जिस तरह की तस्वीरें हैं, जिस तरह की आग की, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं अभी आपके पास वापस आता हूं। ये तस्वीरें जो आप अपने स्क्रीन के राइट पर देख रहे हैं, ये उस अस्पताल का फ्रंट एरिया है जिस अस्पताल में आग लगी है, जहां आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के कुछ भाग में पूरी तरीके से वो आग की चपेट में है। शीशे टूट चुके हैं, बिल्डिंग एकदम काली पड़ चुकी है, एकदम पूरी तरीके से चपेट में है। तो बाहर निकलने के लिए अगर कोई और रास्ता नहीं होगा इस अस्पताल में, तो बहुत दिक्कत हुई होगी लोगों को। अखिलेश गौड़ हैं प्रशासनिक अधिकारी, उनका एक रिएक्शन आ रहा है। अनुराग, हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही मन विचलित कर देने वाली तस्वीरें, पता नहीं कितने लोग होंगे उसके अंदर। आइए सुनते हैं प्रशासन क्या कह रहा है। न्यू लाइफ हॉस्पिटल में अचानक से स्पार्किंग के कारण आग लगी है। प्राइमा फेसी जो बात सामने आई है, और ये आग इतनी खतरनाक थी कि ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से लगना शुरू हुई जो 3rd फ्लोर तक गई। हमारी टीम के द्वारा तत्काल इस पे संज्ञान लेते हुए टीआई कोतवाली, टीआई गोलपुर यहाँ उपस्थित हुए और हमारी पूरी फोर्स ने इसको यहाँ पर आग को कंट्रोल करते हुए पूरे जो अंदर फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकाला। इसमें 7 गंभीर अवस्था में घायल हुए हैं, जिनको मेडिकल और अन्य अस्पतालों में भेजा गया। बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अभी जो प्राइमरी जो सूचना है उसमें 4 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है। तो अनुराग, अब पुलिस की तरफ से एक कॉन्फर्मेशन आया है, मैं आपको भी बता दूं। उनका ये कहना है कि स्पार्किंग की वजह से आग, यानी कि स्पार्किंग या तो बिजली के किसी उपकरण से लगी होगी और बहुत भीषण आग थी, उसको काबू में पाने का प्रयास किया जा रहा है और 4 लोगों के मौत की पुष्टि, जैसे कि आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, वो हो चुका है। जी बिल्कुल, और अभी मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे हादसे पर अपनी संवेदनाएं जताई हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि अभी भी उनको जानकारी मिली है और अपनी संवेदना उन्होंने जताई है। और जिस तरह से आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे संकेत, अपने आप में बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं। पूरे अस्पताल में वहां पर आग लगते ही हमारे साथियों ने बताया कि वहां पर भगदड़ मच गई थी, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। घटना की जानकारी तुरंत ही दमकल विभाग को दे दी गई। जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई है। जो वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं वो इस आंकड़े को ज्यादा बता रहे हैं, कह रहे हैं 4 नहीं 4 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन
जैसा मैंने आपको कहा कि जब भी इस ऐसे मामलों में आधिकारिक पुष्टि होगी, हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे कि कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन फिलहाल इस दुखद हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर के कलेक्टर से भी फोन पर बातचीत की है और इस बाबत उन्होंने भी अपने ट्विटर पर जानकारी साझा की है कि किस तरह से उनको इस दुखद बहुत ही मामले की खबर कंजेस्टेड सा लगी और इलाका है अनुराग जी, जैसे ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक इंडियन बैंक की ब्रांच भी है, आसपास देखिए पतली सी एक सकरी सी सड़क है। ये अस्पताल का फ्रंट का पोर्शन ही है, तो ये नहीं मालूम है कि अस्पताल में और कोई गेट है या नहीं जिससे लोगों को निकाला गया हो। हालांकि प्रशासन का यह कहना है कि काफी सारे लोग निकाले गए हैं। बिल्कुल, वही हम लोग पता करने की कोशिश भी कर रहे हैं संकेत, क्योंकि लगातार इस मामले में एक के बाद एक अपडेट आते जा रहे हैं और जिस तरह से छन कर जानकारी सामने आ रही है उसमें यही लग रहा है कि इस दुखद हादसे में कई लोगों की मौत हुई है और जैसा मैंने बताया कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग लगभग इसमें घायल हैं। मुख्यमंत्री ने खुद लिखा है ट्विटर पर कि वो स्थानीय प्रशासन और कलेक्टर से निरंतर संपर्क में हैं। मुख्य सचिव को भी पूरे मामले पर जानकारी बनाए रखने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। राहत और बचाव के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य के मुखिया को भी अभी पूरी तरह से इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई कि कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। हम भी घटना पर नजर रखे हुए हैं और जैसे ही इस मामले में और कोई जानकारी आएगी हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। बिल्कुल अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। आइए एक बार फिर से आपको जबलपुर की ये तस्वीरें दिखाएं। ये वो अस्पताल के कुछ पिक्चर्स हैं दूर से, और अभी जो दूसरा सेट हम आपको दिखाएंगे उसमें इस अस्पताल के एकदम पास से वो जो तस्वीरें आप देखेंगे, अस्पताल का जो फैसाड है जो कि एकदम सामने का हिस्सा है, उसकी तस्वीरें ये आपके स्क्रीन पर हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी है। संजीव चौधरी हैं हमारे साथ, जुड़ गए हैं संवाददाता जबलपुर से। संजीव, आप बता सकते हैं कि ये आग पर काबू पा लिया गया है या नहीं? संकेत, अभी आग पर काबू पा लिया गया है, पर अभी जबलपुर के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने कंफर्म किया है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी कई सारे के गंभीर रूप से घायल होने के भी समाचार है। क्योंकि इस अफरा तफरी में मरीजों को आसपास के अस्पतालों में ले जाया गया है, कुछ को मेडिकल ले जाया गया है। कितना स्टाफ था, कितने मरीज थे, अभी ये पुष्टि करने की स्थिति में कोई भी नहीं है। पर आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिहायशी, एक बिजनेस इलाके में ये छोटी सी हॉस्पिटल बनी थी, तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने और लोग हो सकते हैं और कितने गंभीर लोग किन किन अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। संकेत जी, संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और आइए आपको एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाते हैं जो जबलपुर में भीषण आग लगी है, और जबलपुर के सांसद राकेश सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, क्या कहेंगे आप, ये बहुत ही दुखद हादसा? देखिए, ये बहुत दुखद, बहुत दर्दनाक हादसा है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से वो हुआ है। मैं लोकसभा का सत्र चलने के कारण दिल्ली में हूँ, लेकिन मुझे जानकारी मिली भी, अभी कलेक्टर जबलपुर से बातचीत हुई है, जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार 4 लोगों की मृत्यु उसमें हुई है। कुछ लोग घायल हैं, उनकी संख्या 10 से 12 भी हो सकती है। मैंने कलेक्टर से कहा है कि पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि जो घायल हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके, उसकी व्यवस्था होना चाहिए, और जिला प्रशासन, कलेक्टर उसको कर भी रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अपनी तरफ से इस मामले में न केवल लोगों से बातचीत की है, बल्कि उन्होंने मुआवजे की राशि का भी ऐलान किया है। लेकिन हमारी प्राथमिकता केवल इतनी ही नहीं है कि लोगों तक मुआवजा पहुंच जाए। हमारा ऐसा मानना है कि उन तथ्यों की, उन कारणों की भी जांच होना चाहिए जिसके पीछे ये आग लगने को जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन एक बार ये मरीज जो भर्ती थे, जो घायल हुए हैं, उनका बेहतर इलाज शुरू हो जाए, और उसके बाद इसकी भी जांच पड़ताल होगी कि किन कारणों से आग लगी है, और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का।